तो सीवी ज़्यादा लंबी होती है। रेज्यूमे जो होती है वो, अभी हम बात करेंगे, शक्ल जनरली नहीं लगाते, लेकिन ये इस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस आ गया, वर्क एक्सपीरियंस ये, एजुकेशन इधर आ गई, लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। आई डोंट लाइक दिस फॉर्मेट बट वी टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट्स अभी आगे जाके। सो एक पेज रेज्यूमे, सीवी लॉन्गर, सीवी के बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा, और अभी ये मेरा शबैंग है, इसके बाद हम फिर जाके विल जस्ट कीप इट ओपन एंड स्टार्ट डिस्कसिंग। सो रेज्यूमे की डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं, अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि हम लोग कैनवा यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी अगर नहीं यूज़ करें सीवी बनाने में या रेज्यूमे बनाने में, तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है जिसको आप एमी ज़ाया करें। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं आप, और डिफरेंट वेब टेम्पलेट्स वगैरह आपको आराम से मिल सकते हैं। तो वहाँ पे रॉकेट साइंस अपनी जाके कोई 2 ईंट की मस्जिद बना के ना करें, जो इतनी ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनको यूज़ करें और उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने उसके अंदर। हम रिकॉर्ड हो रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, इट्स फाइन। तो हम चीटिंग नहीं कर रहे, चैट जीपीटी इज जस्ट अ रिसोर्स दैट एवरीवन इज नाउ यूजिंग एनीवे। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है या फंक्शनल आपका लेआउट। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जिन लोगों के पास अपनी सीवीज है ना सामने, वो देख भी सकेंगे। या तो आप करेंगे जो, और ये बहुत जरूरी है, खुदा का वास्ता है, इसको आपने याद रखना है, आपने 10 साल से आप काम कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। जो 10वें साल यानी 10 साल पहले उन 2011 में जो आप कर रहे थे वर्सेस जो आप अभी रिसेंटली कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा आपकी पोजीशन में, आपकी वो। आई वुड रादर थिंक ऑफ इट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव। मुझे अभी बताएं अभी क्या करके आ रहे हैं, क्योंकि अगली पोजीशन इज मुहस्सिर ऑन व्हाट यू वर जस्ट डूइंग, बजाय कि वो पीछे से शुरू हो जाए कि जी मेरे दादा के मेरे बिजनेस था, उसके बाद मैंने ये किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने ये करके अब मैं, और वो छुपा दिया। तो उनके लिए काम आसान करें, और वो चीज़ जो अभी रिसेंट है उसको सबसे पहले लेके आए, उसके बारे में सबसे ज़्यादा अगर बात कर सकते हैं तो वो होनी चाहिए। प्रेफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड मोस्ट कॉमन रेज्यूमे टाइप की, जहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपने चीज़ें लिखी हुई हैं एक सीक्वेंस में। एजुकेशन भी बजाय के बताएं मैंने पहले मैट्रिक किया, फिर मैंने ओ लेवल्स किया, या फिर मैंने ये किया और फिर मैं इधर आके यूनिवर्सिटी को पहले बताएं, रीसेंट डिग्री, और फिर नीचे जाएं। या हो सकता है कि आप फंक्शनली चीज़ों को क्लब टुगेदर कर दें। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने लेट से डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने काम किया हुआ है, आपने आईटी में भी काम किया हुआ है, आपने टेक में भी किया हुआ है, तो उसको आप क्लब टुगेदर कर दें कि मैंने ये भी ये किया, जिसमें आप स्किल्स और एक्सपीरियंस पे करें। और ये जनरली लोगों का होता है जिनके करियर चेंज हुए होते हैं, कि मैंने फॉर एग्जांपल पहले जब मैं कंसल्टिंग में या फाइनेंस में काम करता था, वो मैंने एक जगह क्लब किया हुआ है, या मिक्स ऑफ बोथ। तो ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। हर एम्प्लॉयर को पता है कि कैनवा पे जाके सीवीज के टेम्पलेट मिल जाते हैं, rosie.bk पे सीवीज की टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ये सारी जाके जगह। सो हाँ, ऐप्स हैं इतनी डिफरेंट, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको मिल जाते हैं। सो अब आपका उन आपस में कंपटीशन है, नॉट बलून बर्स्टिंग कंपटीशन, बट ये कंपटीशन के वो रिसोर्सेज सबके पास हैं, उस रिसोर्स को सबसे बेहतरीन तरीके से आप कैसे यूज़ करें, ठीक है। कि आप अपनी कहानी को 1 सेकंड में जल्दी से अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करें। ये सवाल अगर एंड तक नहीं जवाब इसका आपको मिला ना, तो आपने फिर से ये पूछना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और ये इसी के ऊपर बात करेंगे। 2 मिनट की वीडियो ये हम देखेंगे रेज्यूमे के बारे में। Format and layout the content of your resume is just as important as the actual content, because it has to be easy. Replace it with a professional summary that's your elevator pitch. What are you great at and passionate about, and why do you qualify for this role? That's what you want to capture there. Underneath that, you have a core competencies or areas of expertise section. It's a quick summary so they understand exactly who are they dealing with and what's their realm of knowledge to figure out are you a good fit or not. When you're looking at your work experience on your resume and trying to break it down, I highly recommend this format where you have a small paragraph that describes your role and responsibilities. At the end of the day, what were you hired to do? And then underneath that, you use bullets. And the bullet points are a great technique to draw the eye to your bragging points. Always think bullet points equal bragging points. And when you're talking about those bullets, you use action. If you're fresh out of school, you are entry level, you get 1 page. You haven't done enough to warrant a second page. You don't get that much real estate. If you're 5 or more years out of college, you've had a job or two, you have enough material, you're allowed to go to a second page. Your header should be larger, and normally anywhere from 13 or 14 all the way up to 16, depending on what you're emphasizing. But your main body tends to be at
smaller than that, you're trying to cram too much information. मैं आपको अपना बता देता हूँ, जब भी मैंने कभी भी किसी को एम्प्लॉय किया है या किसी को हायर किया है और आप कोई भी पोजीशन एडवर्टाइज करें ना, पाकिस्तान में नॉर्म है कि कम से कम आप कोई भी पोजीशन एडवर्टाइज करें तो आपको कम से कम कोई 100-150 सीवीज मिल जाती हैं स्पेशली। और अब तो आप लोगों को पता होगा, स्पेशली टेक वालों को rosie.pk इज़ ए फजूल प्लेटफॉर्म, इसलिए क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड की होंगी जाके, इसलिए कि वहाँ पे जाके ये वो बन गया कि वहाँ पे अप्लाई करें जाके, आप जॉब पोस्ट होती हैं और आपको इतनी सीवीज आ जाती हैं जाके, और आप फिर उनमें से और एक भी रेलिवेंट ना हो शायद, क्योंकि अब वो एक आदत बन गई, हाँ इसमें भी अप्लाई 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 वो जाके, तो आपके पास 150 सीवीज 200 सीवीज आई हैं सामने आपकी जाके, आप पोजीशन हायर करें एक, और वो भी आपको पता है अगले 4 महीने फिर से शायद आपने एडवर्टाइज की हो। HR के पर्सपेक्टिव से लोग तंग आ जाते हैं सीवियाँ पढ़ पढ़ के। और अगर आप उसी को एक और ब्रॉडर पिक्चर देखें, वो ये कि ये CV जो होती है अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनालिटी है ऑन अ कागज़, आपका स्टाइल क्या है, आपने उसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं कि नहीं है, आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, जो भी उसकी वो ओवरऑल पिक्चर होगी। तो इसलिए अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो आप उनके लिए काम मुश्किल करें। मैंने ये मुझे इसकी फाउंडेड, ये मुझे पता नहीं इसकी रिसर्च क्या थी, जो मैंने एक बार जब CV सेशन अटेंड किया था, मेरे जो कोच ने ये कहा कि यार मैक्सिमम आप 5 से 6 सेकंड देखते हैं और उसको आगे भी कर देते हैं। तो उसको उन 5 से 6 सेकंड में एक हुक होना चाहिए कि यार इसको मैं मज़ीद पढ़ लूँ, क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ करें वो ऐसे ही जाके बिल्कुल ही ख़राब सी तबाह हुई भी CV है जाके, तो वो मुझे पता है यार ये इस बंदे ने जो भी किया है अगर ये CV नहीं बना सकता तो ये खा के काम करेगा आके। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी उसको ऑर्डर देना इज़ मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर द पर्सन हु इज़ एम्प्लॉइंग यू, ठीक है, या HR वालों के लिए, क्योंकि उनके पास 150 500 600 सीवीज इतनी आ जाती हैं। पब्लिक सेक्टर में तो और भी ज़्यादा जाती हैं, तो उसमें जस्ट मेकिंग योर CV स्टैंड आउट। CV पे कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना ही नहीं है पीरियड, लेकिन अपनी फैक्ट्स को आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं जो कि आपकी कहानी बताने में आपको आसानी दे। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको ये हेल्प करती है बात, इन्होंने कहा कि मेरे ACCA के 4 पेपर रहते हैं जाके, तो मैं अगले बंदे को बताऊं, जॉब वाले को कि ना बताऊं। अगर आपको लगता है कि आपके पिछले जो आपने पेपर कर लिए हैं वो बताना फ़ायदा होगा और आपको जॉब मिलने में आप स्टैंड आउट करेंगे तो लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके जॉब वाले ने कहना नहीं यार इसने तो अभी क्वालिफिकेशन की नहीं है जाके, या वो आपको डिसएडवांटेज होगा, तो फिर निकाल दें जाके और वो इंटरव्यू में जाके बता दें। लेकिन झूठ नहीं बोलना, उसको ट्विस्ट करने, सच को किस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं आपकी। एक चैलेंज यही होगा कि परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट वो कि यार और ये मैंने खुद देखा कि इतने ब्रिलियंट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनको बस बंदा कहता है कि नहीं अच्छा स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता, लेकिन कि यार नहीं वो क्योंकि हमें लम्स का एक कैंडिडेट आ गया जाके तो अब लिहाजा उसकी CV देख लो, तो उसको अपने ब्रांड नेम का सिर्फ एडवांटेज है, लेकिन उसको आता जाता शायद कुछ भी ना हो। तो इसमें अपना वही कि अपनी CV पे इस तरीके की वो चीज़ें लिखना कि आपकी CV जो है ना वो किसी भी, और सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जहाँ पे ब्रांड नेम्स डोंट इवन परहैप्स मैटर एज मच, कि अगले बंदे को पता चल जाए कि यार ये जिस भी यूनिवर्सिटी का इसको ये चीज़ें आती हैं और इसने ये काम किए हुए हैं। उसमें हम कुछ बज़वर्ड्स की भी अभी बात करेंगे, कुछ वर्क एक्सपीरियंस की, अपनी कहानी बतानी है। मैं एक एक्सरसाइज मैंने अभी मैं कराऊंगा एंड पे जाके, लेकिन अल्टीमेटली आपकी कहानी जो है ना उसको एक पेज पे पता चल जाए कि यार इस बंदे ने ये चीज़ें जो हैं वो की हुई हैं, तो ये किस भी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, चाहे जाके पाकिस्तान से, बाहर वाले कितने बाहर से कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटी से जाके कोई XYZ यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स कर लिए जाके, उसकी बाहर रेटिंग है कोई 1000 से भी नीचे जाके, और वो मतलब बिल्कुल ही फारिग यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्योंकि वो बाहर से आए हैं जाके तो उसको वो ठप्पा मिल गया, एज अपोज टू कोई लोकल यूनिवर्सिटी में कोई परफेक्ट कैंडिडेट आ रहा है जो फिट होगा लोकल मार्केट में, उसको वो डिसएडवांटेज हो रहा है। तो ये असलियत है इस जॉब मार्केट की, और उसमें ये है कि अपनी CV में जाके ना उनको बताएं कि यार मैंने ये किया हुआ है, मैं ये लेके आ रही हूँ या ये लेके आ रहा हूँ, ताकि वो कन्विंस हो कि हाँ यार ये बंदा आ सकता है। अगले स्टेप में जाके जब वो पूछे तो बता देंगे उसको, होपफुली और चीज़ें इतनी अच्छी लगें कि वो कहेगी यार CGPA चलो लो था अभी बाद में, लेकिन ये बंदा मैं इंटरव्यू तक तो आ चुका हूँ। अगर वो किसी का CGPA लेट से फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है और वो लिख दे उसके ऊपर जाके, तो उसके नीचे 100 चीज़ें अच्छी भी लिखी हों जाके, तो उसने कहना नहीं यार 2 GPA। अगर नहीं है, उसने 100 चीज़ें अच्छी पढ़नी है, उसने कहना यार चलो बंदे को लाओ तो सही, फिर जाके आप अगर वो इम्प्रेस हो जाए तब जाके तो ज़रूर वो मतलब फिर आप बताएं 2, तो फिर एक अलग इम्पैक्ट है वर्सेस कि पहली बार ही उसने CGPA देखा, उसने कहा नहीं जी नहीं रखना। तो अच्छा है तो लिखें, नॉट सो ग्रेट देन निकाल लें पहले के लिए। या अगला बंदा स्ट्रीट स्मार्ट है और वो CGPA उसका नहीं इतना ग्रेट, लेकिन उसको सेल्स में बंदा चाहिए आपको, तो आपने कहा यार इसका CGPA कम है लेकिन उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स उस तरीके से, तो वो यू जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस द एम्प्लॉयर कि यार अगले स्टेज पे तो मुझे बुलाओ, ताकि तो अपनी मेक योर कॉल योरसेल्फ।
एक तो ये कि जो सर्टिफिकेट वाला कल्चर है ना पाकिस्तान में, अगर सर्टिफिकेट नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन एक चीज़ है जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या फ़र्ज़ करें कोई टेक्निकल कोडिंग स्किल है कि आपने वो सीखी है लेकिन आप नहीं बता सकते, तो स्किल्स एंड इंटरेस्ट में ज़रूर लिखें कि आपको लगता है अगर वो आपको सपोर्ट करेगी और आप उसको बैक कर सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे हवाई फायर मार दिया कि जाके चलो मुझे ये भी चीज़ आती है और असल में आती ही ना हो। तो सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो लिख दें। और ये सर्टिफिकेट कल्चर जो है वो एक रियलिटी है पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ एम्प्लॉयज़ एक्चुअली मांगते हैं और HR वाले वो सर्टिफिकेट्स को देख के टिक कर रहे होते हैं, तो वो करना पड़ता है। लेकिन आई हेट इट। इंटरव्यू की गद्दी पे तो बैठ जाएं जाके, फिर जाके उनको कन्विंस करें इंटरव्यू अपनी स्किल से कि हाँ यार नहीं, ये बंदा जो है ना ये एक्चुअली रख सकते हैं। कुछ फर्म्स की हाउएवर पॉलिसी होती है, जैसे UK में पॉलिसी थी कि अगर आपका 2-1 से नीचे है ना तो आप सर्टेन जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते। उनके नज़रिए से भी आप सोचें कि साल में UMT के कितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं? 2200, 2300। अब ये 2200 निकल रहे हैं लाहौर की मार्केट में। लेट से अगर 1500 बंदा भी अप्लाई कर रहा है तो अब उनको भी चाहिए कोई कट ऑफ कि किस तरीके से लोगों को हम कम करें, वरना हमें 1500 लोगों को स्क्रीन करना पड़ेगा। तो वो CGPA वो जनरली वो थ्रेशोल्ड बना देते हैं कि अगर आपका इससे कम है ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू स्क्रीन लेसर पीपल, वरना वो उनके पास इतनी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो CGPA शुड नॉट मैटर, इट ऑफन टेंड्स टू मैटर। की इज़ कि यार इंटरव्यू में बैठ के किसी तरीके से उनको कन्विंस कर लें कि यार अगर मेरा CGPA लो भी है ना, आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये मैं बैठा हूँ बंदा और ये वजह थी, इस वजह से शायद CGPA लो है। यस, ऊंचा बोलो। सवाल है, आपका नाम क्या? जुब्दा का सवाल है कि अगर आपने कोई ऐसी जॉब की हो जो कि रेलेवेंट नहीं है आपकी एजुकेशन से, आपको उसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आप लोगों का क्या ख्याल है? नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जो कह रहे नहीं लिखना चाहिए, वो क्यों, वो उनका क्या राशनाल है? इनका ये पर्सपेक्टिव है। और बताएं। लेकिन आपने कुछ तो सीखा होगा, एक कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो है। एम्प्लॉयर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि यार ये तो इसने तो मतलब दुनिया की हर चीज़ ही की हुई है आके, बट मल्टीटास्किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह की भी छोटी स्टिंट्स हैं तो उनको छोटा सा कहीं स्पेस, और आपके पास स्पेस बच जाए अगर, तो उसमें मेरा पर्सपेक्टिव है कि लिख देना चाहिए उसमें, इसलिए क्योंकि उनको नज़र आता है कि यार ये बंदा और भी चीज़ें कर रहा है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, इसका यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो इसे सीखा होगा। स्पेशली एज ए फ्रेश ग्रेजुएट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो ये तो लिखना कम से कम लिख ही दें जाके, ताकि अगले बंदे को हो कि यार अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ सीख के आया है। अल्टीमेटली उसके नज़रिए से सोचें, वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है तो लिख दें, नहीं हो रही तो निकाल दें जनरली। लेकिन इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के अगर 3 महीने से ज़्यादा के हैं, ये नहीं कि मैंने 2 हफ्ते जाके इधर कॉल सेंटर में किया था, उधर 3 हफ्ते जाके मैंने ये किया और फाइवर पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, वो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ की भी है तो फिर इट्स ओके, फिर लिख दें। और एट एन एवरेज बताएं। ये जो है ना, जब जॉब्स अप्लाई करने पे आते हैं, मुझे पता है कि कितनी कितनी जॉब्स अप्लाई हम सब कर रहे होते हैं। जब मैंने भी की थी तो जाके कि वहाँ पे खुली अपॉर्चुनिटी, उधर भी डाल दी, उधर भी भेज दी, इतनी प्रिंट करके इनको दे दी, वालिद साहब को दे दी, अपने दोस्त को दे, इतनी ज़्यादा जगहों पे कर रहे होते हैं। आपकी हर जॉब एज ए रूल, हर रेज्यूमे शुड बी अडेप्टेड टू द जॉब दैट यूर अप्लाइंग टू। इट कैन नॉट बी वन ब्लैंकेट रेज्यूमे दैट यू कैन जस्ट बी लाइक आप भी ये ले लें, आप ये ले लें। मेरी अभी यहाँ पे मैं ट्रेनिंग अगर मैं करा रहा हूँ जाके, आप सब मुझे एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं। कोई देख रहा है कि अच्छा ये इस बंदे के ये एंगल्स हैं, किसी बंदे को वो, किसी बंदे को बिल्कुल ये ट्रेनिंग नहीं पसंद आ रही, किसी बंदे को अगर आ रही है तो इस वजह से आ रही है। आपके एम्प्लॉयर्स भी जब आपकी रेज्यूमे को देख रहे हैं, एक जगह आप कॉल सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तीसरी जगह आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, उनको देखने कि आपने क्या किया हुआ है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो उनके लिए आपको अपने रेज्यूमे को रेलेवेंट बनाना है। ये नहीं हो सकता है कि जो उसके लिए इधर अगर तो मिलते जुलती हैं जगहें, सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो सारों को चलो आप एक ही चीज़ दे सकते हैं, डिजिटल एजेंसी है उन सारों को आप एक दे सकते हैं, क्लब टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन जनरली इतना यूनिक बनाना होता है कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मेरी CV उसके मुताबिक। मेरा ये रूल होता था, मैं उस वक्त जब अप्लाई कर रहा था नया फ्रेश ग्रेजुएट, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स में भी अप्लाई कर रहा था, मैं बैंक्स में भी अप्लाई कर रहा था, मैं कैपिटल फंड्स में भी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में अप्लाई कर रहा था इंटर्नशिप में ही अपनी। तो वो 3-4 और उनके मैंने क्लब टुगेदर कर लिए थे कि यार ये मेरी CV जो है ना रफली ये है बैंक्स के लिए,
ये वाली मेरी सीवी है, ये इस जगह के लिए, हालांकि ये भी आपस में काफ़ी लिंक्ड है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, लेकिन आपने वो सेक्टर्स बना लें और उसके मुताबिक मोल्ड करें, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि हमारे लिए ये बंदा क्यों रेलिवेंट है। यहाँ तक कि अपने कोर्सेज भी, अगर आपने मार्केटिंग भी पढ़ी है, बैंकिंग भी पढ़ी है, आपने ये भी पढ़ी है, ये डिफरेंट कोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं, तो बैंकिंग वालों को बताएं कि बैंकिंग के कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं, टेक वालों को बताएं कि आपने सीएस के कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं, या सोशियोलॉजी वालों को बताएं कि आपने उनके कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो कभी भी उसको पीडीएफ नहीं करना कि ये बस मेरी फाइनल सीवी है, आप उसको वर्ड में रखें और डिफरेंट फोल्डर्स बना लें कि ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर हाउसेज वाली सीवी है, ये वाली जो है ना वो, कि पहले ही बनाएं एक मेन स्केलेटन और उसको अडाप्ट कर लें डिफरेंट फर्म्स के लिए, और फिर उसको जो है ना आप मज़ीद इंडिविजुअलाइज करके फिर देते हैं। अजाब पड़ जाता है, आई नो इट्स सो मच एफर्ट कि यार अब इसके लिए भी बनाए, अब इसके लिए भी बनाए, इसके लिए बनाए, तो उसकी यही स्ट्रैटेजी है, सॉफ्ट एक सेगमेंट्स लें, उसके लिए क्लब टुगेदर करें। हम कोर्सेज जैसे मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीवी बनानी, तो उसके लिए हम एससी एसआरई मतलब ये कोर्सेज के नेम भी लिखेंगे। जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं, अगर वो ऐड कर रही है उस वैल्यू में, आपको मैं यहाँ पे आगे बताना शुरू करूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैंने 5 फैक्ट्स अपने बारे में बताई थी, वो 5 फैक्ट्स किसी ना किसी तरीके से मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले मेरे बारे में, क्योंकि वो दे वर टेकिंग, सो मैंने जो भी अब तक आपको अपने बारे में बताया है, मैंने कहा था, मैंने जिंदगी में और भी चीज़ें की होंगी, लेकिन ये 5 फैक्ट्स ही क्यों, कल जो हमने की थी ना, मेरे 5 फैक्ट्स, क्या थी 5 फैक्ट्स जो मेरे बारे में सच थी? 35 पेट्स, ये हमेशा लोगों को यहाँ लंदन में रहा हुआ हूँ, कंट्रीज इतनी मैंने विजिट की हुई हैं, और वायरल थ्रेड, ये 4 चीज़ें थी, और चौथा वो था जो झूठ था, वो सर्टिफाइड शेफ। ये 4 चीज़ें मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले, कि ताकि आपको मेरी पर्सनालिटी की ये साइड पता चले। मैंने और भी चीज़ें की होंगी जाके, कि मेरे 3 भाई हैं, वो अगर मैं लिख देता जाके, श्योर हो सकता है किसी को याद भी ना होता, और कोई किसी, मैं गुलबर्ग में रहता हूँ एक्सेट्रा, तो मेरे पास सिर्फ वो 4 फैक्ट्स हैं, और आप मेरे सामने सारी क्लास है, इनको बताना है कि यार मैं कौन हूँ, या मेरी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जो इनके लिए रेलेवेंट हो, तो जाके मैंने ये 4 फैक्ट्स मैंने चूज़ किए। आपके लिए भी यही कि कोर्सेज जब आप बता रहे हैं तो उनको वो कोर्सेज बताएं कि जो उनको हो कि अच्छा हाँ यार इस बंदे का एक्चुअली इंटरेस्ट है। कौन से फील्ड में आप? आईटी, तो इसका एक्चुअली आईटी में भी है, और एंड पे जाके कभी कभार मैं एक्स्ट्रा भी लिख देता था, मतलब नॉट एक्स्ट्रा कोर्स बना के, यानी ऐसा कि जो दिखाए कि नहीं मैंने सिर्फ आईटी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ और भी पढ़ा था उसके अलावा, इलेक्टिव कोई मैंने जाके जिसमें मेरी अपनी पर्सनालिटी नजर आए कि यार ये इसका इस फील्ड में भी इंटरेस्ट है। या मेक सेंस? और कोई सवाल? लेट्स गो इनटू द डूज एंड डोंट्स ऑफ रेज्यूमे बिल्डिंग, और फिर उसके बाद अपनी सीवी देखें। 9 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें ऑफ थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड डू, ये करें अपनी सीवीज रेज्यूमेज के अंदर। पहली बात, और अभी मैं आगे हम देखेंगे और एक दूसरे की भी सीवीज को रिव्यू करेंगे। टाइम अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? 11:51 हमारे पास है अभी टाइम। अच्छा, अपना जो भी एक्सपीरियंस लिखा है, अब मुझे नहीं पता वो कॉल सेंटर है, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो आपका कोई एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, सोशल वर्क है, अपने एक्सपीरियंसेस के सेक्शन के अंदर उसको क्वांटिफाई करें, बताएं कि क्या काम किया था, उसमें क्या रिजल्ट आया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसमें आप क्या कर रहे थे। ये लिखना कि जी मैंने जॉब की हुई है फॉर एग्जाम्पल टेलीनॉर में एज ए सेल्स असिस्टेंट, और ये करके बंद कर दिया, इसमें कुछ नहीं पता चला कि आपने उस जॉब में क्या किया, सेल्स असिस्टेंट क्या करता है जाके, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपने उसमें क्या सीखा, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से उसकी बढ़ी। और यहाँ पे इज द स्कोप टू नॉट लाई, बट कहता ना ज़रा सच को ज़रा और कहानी बेहतर तरीके से सुनाने की, कि ज़रा बढ़ा चढ़ा के तो सुनाए कि यार मैंने इतने लोगों की टीम, इतने पैसों का प्रोजेक्ट, इतनी ये XYZ चीज़ के ऊपर मैंने काम किया और ये मैंने डिलीवर किया। कम अज़ कम 3 पॉइंट्स ऑफ कम अज़ कम ऑफ व्हाट यू डिड, दैट नीड्स टू गो ऑन देयर। इफ यू डोंट पुट इट ऑन, सिर्फ ये लिखना टेलीनॉर सेल्स असिस्टेंट इतने महीने काम किया, फिर अगला ये XYZ पोजीशन इतने महीने काम किया, कुछ नहीं आपको पता चला, क्योंकि एक पेज पे आपने देखा, आपने कहा अच्छा यार ये तो पता नहीं इसने क्या किया, और जाके नेक्स्ट। ये जो आपका सवाल था, हर रोल के लिए उसको अडेप्ट करें अपनी सीवी को। अडेप्ट योर सीवी फॉर एवरी, या रेज्यूमे फॉर एवरी रोल दैट यू अप्लाई फॉर, और रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए। मेरी अपनी सीवी जो है ना वो चुड़मुड़ हुई हुई है जाके, जब और ज़्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा तो यू विल लर्न कि कितनी क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ रखनी है। अभी अगर इफ़ यू फ्रेश ग्रेजुएट्स देन यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, एक पेज को भरना है, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। अभी हम सीवीज देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ करना कह लें कि वो वाजिब है आप पे, ये मतलब गुनाह होगा अगर आप नहीं करेंगे जाके, मतलब अजाब आएगा
कि अगर ये नहीं हुआ कि अपने जो आप चीज़ें जो आपने काम किए हुए हैं ना अपनी एक्सपीरियंसेस के अंदर, start that sentence by an action verb कि you managed a project या you delivered a report या you produced या वो जो भी आपने लिखा हुआ है उसके अंदर। जैसे ये अचीव्ड और रिजॉल्व्ड, अपने काम को के सेंटेंस को स्टार्ट करें अपने एक्शन वर्ब से कि मैंने ये चीज़ किया। जैसे ये आपने लिखा है तो रिजॉल्व्ड सबसे पहले आना चाहिए कि ये कि एक्शन वर्ब क्या था, आप कर क्या रहे थे। तो हर सेंटेंस को एक्शन वर्ब के साथ मैं एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा, बल्कि इनफैक्ट अभी दिखा देता हूँ ताकि या जैसे ये एक है सीवी किसी की, ये इसका टाइटल, ये इसका टाइम, ये इसने लोकेशन बता दी है एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है इसने पार्टिसिपेटेड, इंश्योर्ड, ट्रेन्ड, स्ट्रीमलाइंड, आइडेंटिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है, डेवलप्ड, यानी एक्शन वर्ब्स कि आपने क्या किया। अगर पहले किया था तो पास्ट टेंस में, अगर अभी वो ऑनगोइंग जॉब है तो प्रेजेंट टेंस में। बहुत ज़रूरी रूल ऑफ थंब है ये, आप हमेशा पढ़ते हैं, इससे आपके ना वर्ड्स कम हो जाते हैं और ये आपको पंची लाइंस डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो एक्शन वर्ब से स्टार्ट करें। मेक सेंस? कोई सवाल? अच्छा, अगेन आपके सामने सीवी आ गई, इतना कुछ उसके अंदर चल रहा है, आपने उनको दिखाना है कि यार ये चीज़ मिस ना हो जाए उनसे, ये चीज़ लाजमी देखें। स्पेशली ये तो आईटी हाउस है, इनको नज़र आना चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे जाके ये काम किया हुआ है जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं पहले से। सो बोल्ड करें या हाईलाइट करें स्पेसिफिक चीज़ें कि ताकि अगर उतनी चिड़मड़ में जाके उनकी नज़र पड़े उन स्पेसिफिक चीज़ों पे। सो बोल्ड और हाईलाइट यूज़ करें। फोकस ऑन एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स कि जो आपने डिलीवर कर पाए कि जी इतने प्रोजेक्ट था, डिलीवर्ड सक्सेसफुली, इतना मैंने प्रोजेक्ट मैनेज किया या कोई बजट के ऊपर काम किया या कि ये चीज़ डेवलप की, दिखाएं कि आपने क्या अचीव किया, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं। इंश्योर द राइट टेंस, पहले कर रहे थे तो पास्ट में, अभी ऑनगोइंग है, अगर जॉब है इस जॉब से ही आप अगले में अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में कि आप आजकल कर रहे हैं। एंड बी रेडी टू बैक योर क्लेम्स विद एन एग्जाम्पल। अभी से ना कहानियाँ बनाएं ताकि अगर आप को इंटरव्यू पे बुला लें तो उस जॉब में, उस जॉब जो आपने सीवी में लिखी है आपने क्या किया था, ताकि इंटरव्यू में आप उसको लिंक कर सकें कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रोजेक्ट में, और फिर आगे बताएं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक नंबर्स होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए कि यार ये ओवरऑल पिक्चर है। और ऐड कलर, ब्लैक एंड वाइट सीवीज का ज़माना चले गया हुआ है, कोई ना कोई कलर ज़रूर ऐड करें, लेकिन ये भी नहीं कि वो भुजुंग बन के वो जो है ना वो रेनबो बन जाए। उसको बिल्कुल प्रोफेशनल उसकी फील होनी चाहिए। 2 टोन्स इज कम्प्लीटली फाइन। अगर डार्क नेवी ब्लू मैं यूज़ करता हूँ, ऑरेंज, ये वो जो भी जो आंखों पे ज़रा लाइट हो ताकि ओवरऑल फ्लो जो है ना सीवी अगले बंदे को नज़र आए आपकी। तो ये डूज हैं आपके। अच्छा जी, डोंट्स करके और फिर डोंट्स पे कर लेते हैं। और अली या जो भी किया हुआ है या ये क्या प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स जो है ना आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न वाई दैट सो इज़ क्योंकि उसके वो ना आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे देता है आपके इंटरव्यू में बात करने के लिए कि अगर आपने लिखा हुआ है कि मैंने ये इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो ज़रा मतलब ऐसे प्रोजेक्ट भी होने चाहिए जिसके बारे में आप बात कर सकें कि जब आप इंटरव्यू पे पहुंचते हैं ना तो वो नई कोई हवाई बात आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने अपनी सीवी में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसमें ये, क्योंकि उसमें आपके देयर इज मोर टू टॉक अबाउट एंड दैट्स थोड़ी सी चीज़ हटके, स्पेशली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। आप क्या बताएंगे जी मैंने सारे कोर्स पढ़े और मैं 3.3 GPA आ गया, देन व्हाट, उसके अलावा क्या किया? वो तो फिर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट्स की अगर अलग हेडिंग भी बना दें अपनी एजुकेशन के नीचे ही तो दैट ऑल्सो वर्क्स। सवाल था आपका? डोंट्स, जल्दी से, झूठ नहीं बोलना। झूठ, यू वुड बी सरप्राइज एट हाउ, आप भी जब एम्प्लॉयर होंगे ना और आपके सामने कोई बंदा आगे बैठेगा आपको पता चल जाएगा वो झूठ का बोल रहा है, 1 सेकेंड में पता चल जाता है। सो डोंट लाई ऑन योर सीवीज। अगर आपने कोई एग्जैजरेट द ट्रूथ बट डोंट मेक थिंग्स अप कि जी मैंने वो किया था, मैं इधर किया करके, अगर किया है 2 दिन किया है उसको 6 दिन करके लिख दें जाए, लेकिन ये नहीं कि किया ही नहीं है और जाके वहाँ पे डाल दी कोई चीज़।
जेनेरिक बातें नहीं करनी कि टेलीनॉर में मैंने ये किया है, सेल्स एम्प्लॉय, सेल्स असिस्टेंट था वो करके, स्पेसिफिक होना है। डोंट मिसलीड देम, कंफ्यूजिंग ना करें लोगों के लिए, उनको उनके लिए जितनी काम आसान करेंगे उतना इट्स ईजियर फॉर यू टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। एक पेज के ऊपर ना जाएं। मेरा रूल ऑफ थंब यही है जनरली कि मैं भी जब 2 पेज की सीवीज आती है ना तो करना देखना वो करके मैं एक पेज पे ये आ गई बेस्ट है। कुछ स्पेस, अगर आप कितने लोगों ने यहाँ पे अभी ग्रेजुएशन के अलावा काम किया हुआ है फुल टाइम? 3-4 लोगों के लिए। आप लोगों की सीवीज अगर किसी वजह से 2 पेजेस पे चले गई तो शायद मेक सेंस, वरना अदरवाइज अगर आपने नए अभी ग्रेजुएट होकर अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज फ्रेश ग्रेजुएट्स, 1 पेज, स्टिक विद 1 पेज। टेबल्स वगैरह ना डालें। तस्वीर बहुत डिबेटेबल है जनरली। मैंने सीवीज पे देखी हैं तस्वीरें, जनरली तस्वीर नहीं डालते कि दैट्स नॉट डजंट लुक प्रोफेशनल। पाकिस्तान में बहुत तस्वीरें यूज़ होती हैं करके, लेकिन आई वुड रादर तस्वीर ना डालें, तस्वीर निकाल दें। नाम लिखें अपना, लिंक्डइन डाल दें अपना, लिंक्डइन पे वो क्लिक करें और आपका लिंक्डइन जाके देख लें, लेकिन अपनी तस्वीर सीवी के ऊपर ना डालें। लिंक्डइन लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है। तो तस्वीर की जो है ना रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि आपका लिंक्डइन की जो तस्वीर है इज़ ए प्रोफेशनल तस्वीर दैट यू वुड बी ओके विद पुटिंग ऑन योर सीवी, ठीक है? क्योंकि तकरीबन अगर आपको उन्होंने सेलेक्ट किया ना तो या वो नेक्स्ट राउंड में लेके जा रहे हैं, वो लाजमी क्लिक करके देखेंगे ज़रूर कि आपकी शक्ल क्या है, या आपको गूगल करेंगे जाके, हर कोई करता है। कोई लंबे पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट बुलेट पॉइंट्स वो एंड वेरी सक्सेंट, नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट। अभी देख लें अपनी सीवीज में, आप लोग देख लेना, अगर वाइट स्पेसेस है ना, अगर खाली लग रही है, इसका मतलब है आपका एक्सपीरियंस नहीं है। ये दैट्स द इम्प्लीकेशन आई एम गोना गेट कि यार इस बंदे से एक पेज नहीं भरा गया तो इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है। और अगर बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है तो फिर लगेगा यार इतनी भरी भी जाके पढ़ा ही नहीं जाना। सो अपनी जजमेंट के मुताबिक अपने दोस्तों से कंसल्ट करेंगे, अभी हम ये करेंगे भी कि ज़्यादा खाली तो नहीं है या ज़्यादा भरा हुआ तो नहीं है। और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक है ना, और आपने वो एम्प्लॉयर को सीवी भेज दी और उन्होंने वहाँ पे निकाल दी कि यार ये देखें स्पेलिंग मिस्टेक आपकी सीवी पे है, तो उधर ही आप अपनी सीवी वापस लें और फिर वापस घर चले जाएं। क्योंकि अगर आप सीवी पे स्पेलिंग मिस्टेक को नहीं स्टॉप कर सकते ना, तो आप काम पे तो बिल्कुल ही फारिग होंगे। ये तो उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक की। दोस्त से चेक करा लें, चैट जीपीटी से चेक करा लें, गूगल से चेक करा लें, स्पेल चेक से चेक करा लें, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक कोई गुंजाइश नहीं कि आपकी सीवी पे हो, या आपकी एक पेज, एक आपकी पर्सनालिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है ऑन पेपर, उसके ऊपर भी अगर गलतियां निकले ना जाके, तो वो आगे फिर देख लें, फिर आगे आपने काम में कितनी गलतियां करनी है, काम में क्या हो जाएगा। सो एम्प्लॉयर को शो कराएं कि मैंने एक ग्रुप को लीड किया, यार मेरा था ये आइडिया वगैरह मेरा था, जाके मैंने डिलीवर किया, जाके एंड पे जाके सारे ग्रुप ने सारों ने किया और आपने सबसे कम काम किया हो, लेकिन झूठ तो नहीं बोले ना, कम अज़ कम थोड़ा सा सच ही है वहाँ पे बुनियाद में, थोड़ा सा आप उसको अपनी टीम वर्क में भी आता है। एग्जैक्टली वो आप वो दिखा रहे हैं कि आपने लीडरशिप में आता ही जाके। सोसाइटीज़ में आपका एक्सपीरियंस इज गोल्डन, बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट सेट्स अपार्ट 2200 बच्चे, 2500 बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है यूएमटी से, उसमें सोसाइटीज़ की लीडरशिप पोजीशन तो तकरीबन 100 के पास होगी, 150 के पास होगी, 200 के पास होगी। ऑलरेडी आपने अपने आप को, जब कुछ भी नहीं सीवी पे होता, उसमें आपने ऑलरेडी चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं कि यार देखें मैंने यहाँ लीडरशिप, अगर आप प्रेसिडेंट हैं या किसी चीज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं या आपने कोई वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, वो उनको पता हो कि यार ये इन 2200 बच्चों में, इन 2200 स्टूडेंट्स में ये बंदा जो था ना ये आगे था, ये चीज़ें कर रहा था, पहले से ही कर रहा था जाके, स्पेशली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, क्योंकि वैसे वरना लिखने के लिए और क्या लिखे फिर, तो वो सोसाइटी पोजीशन रियली मैटर। अगर फ्रेश ग्रेजुएट हो तो एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करें? सोशल वर्क, वॉलंटियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। आपका अगर कोई ब्लॉग है ना जो आप चलाते हैं, अगर आपका कोई सोशल मीडिया का छोटा सा बिजनेस भी है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू चलाते हैं, अगर आपकी कोई साइड एक्टिविटी है, अगर आपने फाइवर पे काम किया हुआ है, अगर आप जो अपने 9 to 5 देखें क्या कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग ख़ास तौर पे कोई वहाँ पे, अब जैसे रिस्क का चैप्टर है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है, अगर आप उसको लीड कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की हुई हैं, कहीं पे सपोर्ट जो भी किया हुआ है, उसको वहाँ पे एक अच्छी ज़बान में कि अगले को लगे कि हाँ यार एक चीज़ की है,
उसमें वहाँ पे स्टेट करें। अब अगर ब्लड डोनेशन सोसाइटी में अगर आपने जाके खून दिया था ना, वो सीवी भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ब्लड डोनेशन सोसाइटी में ऑर्गेनाइज की थी ब्लड ड्राइव्स, हाँ भाई, वो अगर आपकी पोजीशन है उधर जाके वो आप लिखें, ये नहीं कि जाके आई हैव डोनेटेड ब्लड या जाके वो क्या। टीएशिप लाजमी, टीएशिप क्योंकि वो भी एक वर्क एक्सपीरियंस का टाइप होती है, तो टीएशिप और आरएशिप, जनरली टीएशिप ना बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है कि जाके उनकी अटेंडेंस ले लिया। वो अगर आप टीएशिप को भी इन्हांस करके किसी तरीके से लिख सकें कि जी उनको मैंने सपोर्ट किया कोर्स डिलीवर करने में, बजाय कि सिर्फ मैं जो है ना अटेंडेंस ले रहा या ले रही थी, तो टीएशिप को थोड़ा सा इवन अपने एम्प्लॉयर यानी अपने वो प्रोफेसर से कहें कि यार मुझे थोड़ा सा काम जो है ना वो आप बढ़ा के दे दें, आप अटेंडेंस वगैरह मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ करके, लेकिन असाइनमेंट्स अगर चेक करनी है या कोई रिसर्च करनी है या कोर्स डेवलप करना है, इस तरह की कोई मैं चीज़ कर सकूँ, और उसको फिर अगर नहीं भी देते ना फिर भी थोड़ा सा बढ़ा के लिख दें। तो थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे उस टीएशिप में आपने क्या किया, क्योंकि वही यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के पास आते हैं। बस सही, तो उसको तरीके से कहानी बना के लिखें। सीआरशिप क्या होती है? हाँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो आप अगर क्लास के या सेक्शन के वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लाजमी लिखें, लीडरशिप पोजीशन में लिख दें। वो सर्टिफिकेशंस का एक और मसला है, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने, और अगर नहीं की भी तो करें, कोर्सेरा पे इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट किए होंगे वो प्रोग्राम्स वगैरह, वो एवं डंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो रेलेवेंट, क्योंकि सारे कर रहे हैं और उनका जितना फ़ायदा है वो सिर्फ तब है अगर आप उसको अप्लाई करते हैं, अगर वो रेलेवेंट है तो लिख ज़रूर दें, लेकिन ज़रा सोच के लिखें। मैं भी नहीं कि ये मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हाँ, उसे रेलेवेंट है तो फिर लिख दें। सही है। लास्ट पॉइंट एंड देन वील टॉक अबाउट अपनी डिफरेंट सीवीज के बारे में बात। एजुकेशन, एक मैं वो करता हूँ, फिर वापस आपके पॉइंट पे आना है मैंने वापस। एजुकेशन लिखनी है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ग्रेड, बात हो गई माई ग्रेड के बारे में। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, स्पेसिफिक, व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या किया था, क्या उसमें से रिजल्ट निकले, एक्सेट्रा। कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स, वही आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह जाके उसके बारे में लिखें। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, लीडरशिप एक्सपीरियंस, लीडरशिप का अलग हेडर बना लें। अगर आपने 3-4 सोसाइटीज़ को हेड किया हुआ है, उससे ज़्यादा कोई और एम्प्लॉयबल बंदा ही नहीं है जो 4 सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट हो और अभी से इतना काम कर रहा हो। तो वो पता है यार, वहाँ पे जाके अगर यूनिवर्सिटी में जब कोई ज़रूरत नहीं भी थी ये करने की, तब से ये काम कर रहा है, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आगे हमें चाहिए ऐसे बंदे, तो ज़रूर करेगा, ये करेगी। कोई प्रोजेक्ट्स वो देख लें, अगर यूनिवर्सिटी का थीसिस प्रोजेक्ट है तो एजुकेशन के नीचे ही डाल लें, अगर कोई और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको प्रोजेक्ट्स के नीचे डाल के उसकी हेडिंग में डाल दें। एनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कोई इधर स्पेसिफिक एवी हर चीज़ नहीं। अगर आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एज एन ऑनर मिला हो, या आपको अगर फर्ज करें कोई ऑनर लिस्ट में आप आए हैं, या अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, चैम्पियनशिप, डिबेटिंग वगैरह, वो लाजमी लिखें। एंड अपनी कोई स्किल्स, लेकिन ये स्किल के, अब मैं लिखता था इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी अपनी सीवी में, लेकिन वो तब लिखता था जब मैं बाहर था। यहाँ पे सारों को पता है कि इंग्लिश और उर्दू आपको बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, ग्रेट, वो लिखें, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी के अलावा। और अगर नहीं लिखते तो फिर सुपर फ्लो सी चीज़ें आती ना हो। अगर कोई चीज़ पढ़ी हो और आती ना हो, मैंने एक बार लिख दिया था, मेरा HSBC में इंटरव्यू था, और मैंने लिख दिया कि मैं पोइट्री का मुझे शौक है, और मैंने आगे पर्शियन भी लिख दिया, क्योंकि मतलब वही ना लोग करके, वो कोई बंदा सामने से फारसी निकला जिससे मैंने इंटरव्यू लिया था, वो पर्शियन बंदा जो लंदन में रहता था। तो उसने कहा अच्छा वो भी होती है, तो कौन सा वाला शेर तुम्हारा फेवरेट है? अब लकीली वो मुझे वो एक शेर को याद था कि देखें क्या गुजरे है कतरे मीर तक, क्या है, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौर होने तक, मतलब अब तो वो भी नहीं हुआ। दाम दाम हर मौज में है, कतरा सद कामे नहंग, ये मुझे अपने उर्दू के उससे याद था, वो मैंने सुना दी उसको और मेरी बचत हो गई। अगर वो वहाँ पे मुझे पकड़ा जाता कि इसको आती नहीं है, तो वो कहता पर्शियन, वो इतनी ह्यूमिलिएशन हो गया आपको कि अगर कोई चीज़ पढ़ी भी है लेकिन आती नहीं है तो जाके तो लिख क्यों रहे हैं, तो ऊपर क्या ही पढ़ी थी, वो उल्टा और नेगेटिव में आपकी जाता है। तो नहीं लिखना ऐसी चीज़ जो प्रूव नहीं कर सकें। कौन सा वाला? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसी की बात हो रही थी, थीसिस या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसको लाजमी लिखें, और एज इट इज उसका टाइटल नहीं लिख देना, उस टाइटल को उसकी ज़बान में लिखें जो पढ़ रहा है, कि उसको समझ आए। आप लिख दें कि मैंने जी माइक्रोबायोलॉजी की कोई ऐसी चीज़ की थी, माइक्रो बायोलॉजी की कल बात कर रहे थे और उसको नहीं समझ आ रही है चीज़ की, तो उसकी ज़बान में लिखें कि उसको समझ आए, क्योंकि उसने पढ़नी है, या आपकी सीवी नहीं है, उसके लिए है। अच्छा,
हाँ ये तो अभी मतलब अभी बात कर रहे हैं जहाँ के जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं वो आपने लिखने हैं। एजुकेशन में इंटर और मैट्रिक इंपॉर्टेंट है। अगर तो बहुत ही फिट ग्रेड आए थे तो फिर तो लिखें, लाजमी लिखें। अगर इतना फिट नहीं भी ग्रेड आया था तो डिसाइड कर लें कि यार लिखना है कि नहीं लिखना। जनरली अंडर ग्रेड की फॉरेन जो पहली जॉब होती है जो आप अप्लाई करते हैं उसमें लोग लिख देते हैं, और पहली जॉब आपने कर ली और दूसरी जॉब पे मूव कर रहे हैं तब इंटर निकाल लें फिर। तो लेकिन क्योंकि अभी तक एजुकेशन रेलेवेंट है आपकी, पीछे ओ लेवल, ए लेवल, मैट्रिक, इंटर, फिर अंडर ग्रेड की डिग्री, तो उसमें लिखें। अच्छा, सो सम गुड रेज्यूमेज वर्सेस नॉट सो गुड रेज्यूमेज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ रेज्यूमे हो सकता है कि किसी बंदे को अच्छी लगे, किसी बंदे को हो सकता है ना अच्छी लगे। ये आपके सामने एक रेज्यूमे है, आई नो क्रैम्ड सा और पता नहीं नज़र उतना पीछे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उसने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट की है। ऑब्जेक्टिव इज़ ओके। वही ओ नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव की अभी बात हुई थी पिछली वीडियो में। क्या कहा था उसने ऑब्जेक्टिव के बारे में? ऑब्जेक्टिव जनरली बहुत वेग सी होती है। इसने भी कहा है अ चैलेंजिंग पोजीशन इन द ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड दैट यूटिलाइजेज माय एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी टू हेल्प द कंपनी ग्रो एंड सक्सीड। क्या मतलब तीर मार लिया इसने जाके, उन्होंने बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव, क्या बात की जाके, मतलब ये भी टाइम ज़ाया किया, निकाल लें। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव होगा निकालने जाके, यहाँ से जाके समरी ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की, यार ये एक सेकंड में इसको पता चल जाए, दैट माइट बी अ प्रोफेशनल समरी, माइट बी बेटर। आप लोगों के पर्सपेक्टिव इसके बारे में, क्या बेहतर हो, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं है, अब आपका पर्सपेक्टिव है, मैं इसमें नहीं बोल रहा। बताएं अलाइनिंग, अलाइनिंग के बारे में क्या ख्याल है लोगों का? बहुत वाहियात सी लग रही है यहाँ से देखते ही। जनरली लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट से अलाइन करें। ये बीच में जो है ना, ये अजीब सी पिरामिड जो बनाया है, ये ना बनाएं। और बताएं डिजाइनिंग, कलर, कलर ग्रेडिंग, तो वो कलर, हाँ कलर इसका होना चाहिए। हाँ ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा अब आर्ट फील्ड, ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, हाँ आर्ट फील्ड के ना, यहाँ पे इसको और मजीद अगर ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप अगर बनाएं दैट्स फाइन, क्योंकि आपका सेक्टर जो है इज एन आर्ट सेक्टर, इज ए क्रिएटिव सेक्टर, तो आपकी सीवी शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर सेक्टर एंड योर पर्सनैलिटी। तो इसमें ये नहीं कि ऐसे फूल बूटे लगा दिए इसके ऊपर, लेकिन इसमें आप क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, आर्ट थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और बताएं फॉन्ट साइज बहुत छोटे, खिचड़ी मची हुई है जाके, नजर ही नहीं आ रहा, बहुत कंजेस्टेड है। हालांकि इतनी ये वाइट स्पेसेस इतनी ज़्यादा बची हुई हैं, लेकिन ये सारा बीच में डाल के उसने सारा काम भी यहाँ पर ख़राब किया हुआ है। और बताएं एजुकेशन देखते हैं इसने काम क्या किया है। एजुकेशन ग्रेजुएटेड 3.8 और ये प्रेजेंट ये काम कर रहा है अभी, ये 2007 से लेके प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है कि अभी काम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये है। तो एजुकेशन यहाँ पे भी आ सकती थी, ऊपर भी आ सकती है। क्या हेड बनाया? सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं, ये एक वजह है इसने ना, सो वर्क एक्सपीरियंस में भी लिख सकता था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर नॉलेज हो सकता है कि इस जॉब में ये बताना चाह रहा है शख्स कि मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, क्योंकि आप वो ना ग्राफिक डिजाइनिंग पोजीशन है, तो उसने इसीलिए अपनी सॉफ्टवेयर नॉलेज को ऊपर ला के रख दिया कि ये मुझे सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, ये टेक्स्ट हैवी, कंफर्टेबल एंड अप टू डेट विद करंट ऑनलाइन डिजाइन एंड मीडिया ट्रेंड्स एंड इंटरफेसेस। वो बताना चाह रहा है उसने, और पुल आउट किया कि यार मिस ना हो जाए ये चीज़, मैं ऊपर जाके उसके मुंह पे जाके दिखाऊं कि ये मैं कर सकता हूँ सारी चीज़ें। रेफरेंसेस जनरली तब होते हैं जब आप के रेफरेंस चेक हो रहे होते हैं, तब आप यूज़ करते हैं, वरना जनरली रेफरेंसेस नहीं डालते। और ये भी लिखना कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड व्हेन रिक्वायर्ड या व्हेन फर्बिश्ड, पता है ना, जब मतलब मांगेंगे तो दे देंगे जाके, अभी से क्यों लिख रहे हैं। तो रेफरेंसेस का हेडर ही डालना ना डजंट लुक प्रोफेशनल। काफ़ी लोग करते हैं, जनरली फ़ायदा कम होता है। वो आएगी सीवी के अंदर, रेज्यूमे वो वन पेज के अंदर नहीं चाहिए, सीवी के अंदर आप रेफरेंसेस डाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर प्रोफेसर है या कोई आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और पता चले कि और लोगों के साथ किसके साथ काम किया हुआ है। अच्छा, सो एड्रेस गाइज, एक और चीज़, अपने घर का घर नंबर बताना कि कौन सी गली कूचे में आप कहाँ रहते हैं। आपको नहीं पता आपकी सीवी कहाँ जानी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स इज वेल, दैट्स अ चैलेंज कि आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं वो, तो अपनी घर का एड्रेस नहीं देना,
ये बता दें कि जी लोकेशन बता दें कि जी लेट्स से फॉर एग्जांपल अनारकली या बागबानपुरा या जौहर टाउन, ये जहाँ पे भी आप रहते हैं, जौहर टाउन लाहौर, शहर और लोकेशन बता दें, लेकिन एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली घर नंबर। ईमेल अगर आपका, ये मेरा ख्याल ये बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो पापा की princess@yahoo.com या वो वाले ईमेल्स नहीं डालने। ये अपने सारों के ऐसे होते हैं ईमेल्स जो हमने बचपन में बनाए होते हैं। आपका नाम डॉट बीच में, आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम और कोई नंबर, क्योंकि पहले जनरली नहीं मिलते, @gmail याहू whatever। जीमेल इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो जीमेल के ऊपर अपना वो करके यहाँ पे अपना ईमेल डालें। और यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, लिंक्डइन। अगर आपका लिंक्डइन नहीं है, किसी भी सेक्टर में आप काम करें, कुछ भी करें, आपका लिंक्डइन होना और उसको अपडेटेड होना ज़रूरी है। तो लिंक्डइन का लिंक डालें, छोटा उसका URL लिंक्डइन से ही निकल आता है, वो लाजमी उसके ऊपर जाना चाहिए, क्लिकेबल लिंक, कि उसी के ऊपर वो क्लिक करे तो वो हाइपर लिंक हुआ वो और वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंच रहे। मैरिटल स्टेटस पाकिस्तान में ना, आई नो किस वजह से डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन होती है ख़वातीन के खिलाफ। ये भी डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अगर इनकी अभी नई नई शादी हुई है तो कुछ अर्से में इनका बच्चा पैदा हो जाना है तो इन्हें छोड़ देना है या इनको वो चले जानी है मैटरनिटी लीव वगैरह पे। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो एक्चुअली हमारे वर्क प्लेसेस में होती है। आई वुड लोकल कॉन्टेक्स्ट में मैरिटल स्टेटस, क्योंकि लोग पूछते भी हैं, जनरली बाहर रूल होता है कि आप पूछ ही नहीं सकते इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के खिलाफ। ये कोक वगैरह जो आपकी जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, ये लोग एज पॉलिसी, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आपसे पूछ ही नहीं सकते। अब ना डालें, वो पूछें तो आप बता दें इंटरव्यू में जाके। लेकिन जनरली ना कुछ लोग डाल देते हैं, आई नो वाई दे डू इट, क्योंकि मतलब यहाँ पे पूछा जाता है एक्टिवली, लेकिन जनरली ज़रूरत नहीं होती और होनी नहीं चाहिए। सो नो वन शुड बॉदर अबाउट दैट। सो और क्या चीज़ डालते हैं ऐसी चीज़? नहीं, कभी नहीं डालना। रिलीजन नो, CV पे आपकी रिलीजन शुड नॉट मैटर। और कोई चीज़? फादर नेम नहीं चाहिए, आपकी अपनी ये वो प्रोफेशनलिज्म ले जाती है। सो मिसिंग कॉन्टैक्ट नंबर, अनप्रोफेशनल ये ईमेल एड्रेस, जो भी ओनली इंक्लूड्स एजुकेशन, नो फॉर्मल नेम, ये सर्टिफिकेट इन बिजनेस एडमिन, बिजनेस एडमिन कुछ नहीं होता, पूरे नाम लिखें उसको फॉर्मल, उसको करके। फॉर्मेटिंग का इशू है, नॉट हाईलाइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, नथिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग। हाँ, रेफरेंसेस नहीं डालने जाके। कोई सवाल अब तक? या कहाँ से की है डिग्री, वो ज़रूरी है। अच्छा नहीं, मैट्रिक इंटर का नहीं। अगर वो मैट्रिक इंटर का आपको लगता है कि वैल्यू ऐड करेगा तो कर दें, कि जी आपको लगता है कि जी बंदा वो क्रेसेंट का बैठा हुआ है वहाँ पर या HSN का बैठा हुआ है जाके, या वो पंजाब ग्रुप का बैठा है तो उसको पता चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। okay. क्या हो? हाँ, अटेंडेंस वाली शीट इर्द गिर्द जा रही है, प्लीज़ वो अटेंडेंस वाली शीट सारे मार्क कर दें। आगे तक आई नहीं है जाके। अच्छा यार, ये करते हैं कि 22 है। अच्छा, अगले जो है ना, अब ये 8 मिनट हमारे साथ, क्योंकि अगला सेशन भी अब CV रेज्यूमे पे, मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अपनी CVs, अपने रेज्यूमेज देखें अगले 5 मिनट के लिए, और अभी से पॉइंट्स बनाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है बिफोर यू कम बैक नेक्स्ट थर्सडे अपनी रेज्यूमेज के ऊपर। और मैं आके देख रहा हूँ और जो भी मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो 5 मिनट अपने रेज्यूमेज देखें और देखें कि क्या चेंज होने वाला है गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव जस्ट गॉटन। सो एग्जांपल प्रोजेक्ट्स ना, प्रोजेक्ट्स की हेडिंग बना के ना, अगर एक ही बनाइए तो फिर ज़रूरत नहीं, अगर 5-10 बनाई हुई जाके तो हाँ इट्स ओके। प्रोजेक्ट्स अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाइए, हाँ डाल दें, या अब आजकल ट्रेंड वो कर रहे हैं लोग, तो या डाल दें उसका लिंक, वो इधर ही आएगा जाके। नहीं, ये नियर बाय पिज्ज़ा ऑनलाइन ये नहीं रहेगा, मतलब बस लोकेशन बताएं तो वो डाल सकते। या ईमेल्स का मैं देख रहा हूँ, अपने UMT का ईमेल इसलिए ना डालें क्योंकि आप जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो ईमेल का एक्सेस हो सकता है आपसे चले जाए। तो अपना जीमेल का एड्रेस डालें ताकि ग्रेजुएशन के बाद भी वही CV रेलेवेंट हो, कोई बाद में 6 महीने बाद देखे तो आपको कांटेक्ट कर सके। तो 11 o'clock थर्सडे को
हम रेज्यूमेज ही देख रहे होंगे। इसी के सेशन को और हैंड्स ऑन करेंगे। आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारी, अगला सेशन विल बी मोर हैंड्स ऑन लुकिंग एट रेज्यूमेज और आपस में कंपेयर करे होंगे। सारे चेंजेस जो मैंने आज आपको बताए हैं ना, अगले हफ्ते में अगर वो मुझे नजर आए कि यार ये बात हुई थी पिछले हफ्ते और ये आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की है, तो फिर आपकी सीवी ना मैंने यूं उठा के ना ये सारों को दिखानी है कि देखिए ये देखें, और बंदा मैंने पॉइंट आउट करना है कि ये इस बंदे ने अभी भी वही चीज़ की है। तो आप अपना जजमेंट किए कि यार नहीं मैंने तस्वीर रखनी है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उस पर मैं नहीं एतराज़ करूंगा कि, लेकिन एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट करें, सोचें ज़रूर उन पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में हमने बात की है, ठीक है वो करके। सो अभी मैं 2-3 लोगों की और मैं सीरीज देख रहा हूँ, कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीक बता दूंगा, अदरवाइज आई विल सी यू गाइज ऑन थर्सडे नेक्स्ट वीक।